आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वो किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को नाटक करार दिया है। कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। मार्च 2014 में वो गाते गुनगुनाते हुए सियासत में आए। जुलाई 2021 में वो इसको अलविदा कह रहे हैं। फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखकर गायक बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के नेता बने और फिर केंद्रीय मंत्री, वो सियासत की दुनिया छोड़ रहे हैं। I Babul Supriyo do swear in the name of God. Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning. लेकिन बाबुल्ला अगर please understand. That I will bear true. तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो नाटक कर रहे हैं। This is a clear गिमिक। सब नाटक है। अगर इस्तीफा ही देना था तो सीधे दे देते। 16 फिल्म की तरह इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अपनी फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं और सांसद के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। वो किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक ही दल के आदमी हैं। तो फिर ये सियासत छोड़ क्यों रहे हैं? वो इस बात से इनकार करते हैं कि ये पार्टी या सरकार में किसी पद के लिए मोल भाव का पैंतरा है, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल के पिछले फेरबदल में हटा दिया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बंगाल में बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं रह गई। साथ ही बंगाल में पार्टी के नेतृत्व में उनकी राय मेल नहीं खाती। बीजेपी के कई नेता राज्य में पार्टी छोड़ चुके हैं और उसने इसे ज्यादा अहमियत देना ठीक नहीं समझा। क्या इस्तीफा दे दिया है? आप खबर बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो लोकसभा में एक सांसद हैं। क्या त्याग पत्र दिया है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये कारण क्या है ये तो वही सही बता पाएंगे और मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अचानक इस गायक के सियासी सुर लगने बंद हो गए हैं। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बिहार का रुख करते हैं, जहां पर जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल गया है। ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। ललन सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। पिछले साल दिसंबर में आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्री बनने के चलते ये जिम्मेदारी अब ललन सिंह को दे दी गई है। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह साहब ने बहुत मेहनत से संगठन को खड़ा किया है और जहां तक उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया है उससे उसको आगे ले जाने का काम पार्टी की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए कार्यक्रम तय किया जाएगा। सभी पार्टियों के नेताओं से सलाह मशवरा के आधार पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया। वो बने और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई और आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। असम और मिजोरम के बीच तनाव बना हुआ है। मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा पर हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा असम पुलिस ने मिजोरम के अधिकारियों को भी समन किया है। दोनों राज्यों में दशकों से सीमा को लेकर मतभेद रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते भड़के विवाद में नया रूप ले लिया, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने जब बीच बचाव किया और एक तरह से बीच में उन्होंने अपील की दोनों मुख्यमंत्रियों से, तब कुछ शांति बनी है, लेकिन तनाव बरकरार है। मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है।
हफ्ता भर पहले ही दोनों राज्यों की पुलिस के बीच राज्यों की सीमा पर झड़पें हुई थीं। कुछ ही घंटों में हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि मैं किसी भी जांच में खुशी खुशी शामिल हो जाऊंगा, लेकिन पूछा कि ये मामला निष्पक्ष एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। जो जगह में झगड़ा हुआ था वो जगह असम का था और असम का है, तो इसीलिए असम पुलिस का ही वो जुरिडिक्शन बनता है केस के लिए। लेकिन अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है तो अच्छा है, एनआईए जांच करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके 6 आला अफसर और 200 अज्ञात असम पुलिस कर्मियों को हत्या की कोशिशों और आपराधिक साजिश जैसी आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। असम के 6 अफसरों को मिजोरम पुलिस ने तलब भी किया है। So Ministry of Home Affairs intervened and announced the buffer zone, and Mizoram police also fire back as an act of self-defense. असम ने भी एक मामला दर्ज किया है और मिजोरम के सांसद वनलाल वेला और 6 अफसरों को जांच के लिए तलब किया है। We have been fired, our people killed, and they are filing FIR against us only. So this shows that they want to prove things which is not true. इस बीच दोनों राज्यों को ऐसी जगहों से समर्थन मिल रहा है जिसकी शायद उनको भी उम्मीद नहीं होगी। असम मुख्यमंत्री के सबसे बड़े आलोचक अखिल गोगोई उनके समर्थन में आए। उधर मेघालय में बीजेपी के विधायक और मंत्री ने मिजोरम के रुख का साथ दिया। विधायक आহি ইয়াত উপস্থিত হৈছো। এই মুহূৰ্তত মোৰ ক'বলগীয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত গোচৰ দিয়াটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত গোচৰ উঠাই ল'ব লাগে। Spirit should be there because we have to change here also, public and the police also. If this people of Assam they keep on harassing our people in the border area. हालांकि मिजोरम और असम के बीच बेहद तनाव का माहौल है, लेकिन असम और नागालैंड की सरकारों ने डेसोई घाटी सुरक्षित वन के विवादित सीमा क्षेत्र से अपने बल हटाने का फैसला किया है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सरकार फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान जोर शोर से करती है, लेकिन ये घोषणाएं जो हैं वो जमीन पर हवाई ही साबित हो रही हैं। दालों के फुटकर दामों में इजाफे के बावजूद उत्तर प्रदेश में मूंग दाल के लिए खरीद केंद्र ही नहीं खुला है और इसके चलते किसानों को काफी घाटा हो रहा है। अलीगढ़ के टप्पल से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अलीगढ़ आगरा से सटा ये इलाका मूंग की खेती के लिए मशहूर है। अलीगढ़ के वैन गांव के किसान 20 दिन पहले तक 2 कारणों से खुश थे। पहला कि इस साल मूंग की पैदावार अच्छी है, दूसरा सरकार ने मूंग की दाल का समर्थन मूल्य 7,040 से बढ़ाकर 7,196 करने का ऐलान किया था। लेकिन अब इनकी फसल समर्थन मूल्य से बहुत कम यानी 5 से 6,000 रुपए कुंटल में बिक रही है। अब आप 50 किलो की पैदावार का लगा लो, जी का 4400-4500 रुपए मूंग बिके कुंटल। अच्छा, तो फिर भी है कि सोमदम में किसान पड़ता है। अच्छा, कहाँ हुआ किसान को, बताइए लाभ कहाँ हो रहा किसान को? बेचे तो वहाँ जब कोई ले खरीदे जब तो बेचे कहूँ भाई, कोई खरीदार हो साथ में जब तो बेचे, और हमें तो जाओ भाव मांगे वहाँ बेच नहीं पड़ेगी, किसान कहाँ ले जाएगा? तो आप लोग कहाँ बेचने जाते हो? जेवर बेचते हैं। जेवर में? जेवर पर हमारे शहर हरियाणा जी। अच्छा। अलीगढ़ में मूंग खरीद के लिए एक भी सरकारी खरीद केंद्र नहीं है, इसलिए आड़ती समर्थन मूल्य से कम दाम पर इन किसानों की फसल खरीद रहे हैं। जयवीर जैसे किसानों ने 15 दिन पहले अपनी 50 कुंटल मूंग एक आड़ती को 5200 रुपए में बेची है। अब 3 कुंटल मूंग को वो फिर से बेचना चाह रहे हैं, तो आप सुनिए आड़ती इनसे क्या कह रहा है। मूंग के क्या रेट चल रहे हैं जैन साहब? अब भाई साहब आज तो बंदे मंडी और कल भी बंद रहेंगे। तो कल क्या रेट रहे? बासठ रहेगा जी, 62 तो रहेगा। वो तो मूंग तो जैन साहब बढ़ रही है अब। हाँ बढ़ गई, घट गई, 200 तो हो गई थी, 6,000 रुपये आ गई थी दोबारा। और हमारी तो 5,000 में ही ले ली तो मैंने 5,050, 4,800 तक। अब कैसे बढ़ गया? मतलब मूंग ना आ रही मंडी में? नहीं, ये तो हाथ वाली की रेट है, बाकी कंबाइन वाली तो भी मंडी करेंगे, कंबाइन वाली तो जैसे मान है वैसे मान। किसान के पास में अपनी फसल को रखने की, स्टोर करने की क्षमता कम होती है। दूसरा क्या है कि अब इस मूंग की फसल के बाद में धान की फसल लगानी है, उसमें इनको लागत लगानी है, तो अगर इसको बेचेंगे नहीं तो लागत नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात
कि ज़्यादा दिन मूंग की दाल को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे फिर उसमें कीड़े लगने की संभावनाएं खराब हो सकती है। इसी के चलते जैसे ये फसल तैयार होती है तो ये बेचने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बीते एक साल में मूंग की दाल के दाम बढ़कर 120 से 30 रुपए हो गए, यानी 15% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में मूंग की दाल की खरीद के लिए एक भी बिक्री केंद्र नहीं है। नेफेड के डायरेक्टर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ही मूंग की सरकारी खरीद हो रही है। मूंग सामान्यतः खरीफ सीजन की फसल है और समर सीजन के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत ही सीमित दायरे के अंदर दूसरी फसलों के साथ मिक्स करके इसकी सोइंग होती है, इसलिए इस सीजन के अंदर मूंग की खरीद लगभग नहीं होती है। मध्य प्रदेश सरकार के विशेष आग्रह पर और एक स्पेशल परमिशन के तहत केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश के अंदर मूंग की इस समय खरीदी चल रही है। सरकार ने इस साल विदेशों से 10 लाख टन दालों का आयात किया है, लेकिन उसके बावजूद सूबे के मूंग दाल किसानों को एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है। अलीगढ़ से मोहम्मद मुरोसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार को मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन था। इस मौके पर उनके चाहने वाले उनके गांव पहुंचे और अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया, लेकिन उनके घर की जर्जर हालत देखकर वहां पहुंचे सभी लोग दुखी हुए और सरकारी उपेक्षा से नाराज भी। इसी की पड़ताल करती हमारे सहयोगी अजय सिंह की एक रिपोर्ट। सुंदर देशवा हमारे रिमझिम पड़ले। मुंशी प्रेमचंद के आंगन में कजरी गाकर प्रेमचंद को याद करते ये कवि जयशंकर जय हैं। जयशंकर जय अपने चंद साथियों के साथ मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाने उनके घर पहुंचे हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर बेहद दुखी हुए, क्योंकि जिस आंगन में कभी मुंशी जी के पात्र होरी, घीसू, माधव और धनिया ने मूर्त रूप लिया और जिन पात्रों को मुंशी जी ने कभी अभाव में भी फिसलने नहीं दिया, उसी आंगन में आज के घीसू, होरी, माधव और धनिया जैसे बच्चे आंगन में जमी काई से फिसलकर गिरते नजर आए। साल भर से इस मकान के अंदर बरसात का पानी भर जा रहा है और वो आप यहाँ काई जितना लगा है, इससे आप आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और इस मकान का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन आज आप ये देखेंगे कि लाइट, बिजली, अलग पलग, ट्यूबलाइट, होल्डर सब एकदम बोर्ड वगैरह सब उखड़ गया और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जबकि हर वर्ष यहाँ जिला प्रशासन आता है, लेकिन उसके आंख का लगता है मुझे पानी मर चुका है प्रशासन का। मकान के अंदर सिर्फ काई ही नहीं जमी है, बल्कि उसके अंदर के कमरे भी खाली उजाड़ हैं। बिजली के बोर्ड भी अपनी लाचारी की कहानी बयां कर रहे हैं। हर तरफ दीमक बता रही है कि इस मकान के हालात कैसे हैं। प्रयास होने चाहिए इसको बनाने के लिए, वो सब जैसे आप इसको सीधे शब्द में कह दीजिए कि सरकारी दीमक इस स्मारक को चाट रहे हैं। पूरी व्यवस्था यही है। ऐसा नहीं कि मुंशी प्रेमचंद के इस मकान को लेकर कभी प्रयास नहीं हुआ। 1986 में ये मकान जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। उसके बाद से यह उपेक्षित रहा, लेकिन 2005 में मुंशी जी के गांव में मुलायम सिंह यादव और जयपाल रेड्डी पहुंचे तो उन्होंने इसके स्मारक बनाने की घोषणा की और 25 लाख रुपए भी दिए। उससे इस मकान के हालात को सुधारा गया और तब लगा कि यह स्मारक बन जाएगा, लेकिन उसके बाद यह फिर उपेक्षित हो गया। लिहाजा एक दिन के होने वाले इस जलसे से लोग बेहद दुखी हैं। दक्षिण भारत के लोग जो और हिंदी भाषी हैं वह ज़्यादा झुके हुए हैं, ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जैसे बताया गया, वहाँ लोग चौपाई बना के उसका तमिल में रूपांतरण तो उससे लेकर के आपको बहुत कष्ट है। हाँ जी, बहुत कष्ट है, क्योंकि मतलब हम लोग अपने ही महापुरुषों की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि उनके मार्ग पर चलना चाहिए। सिर्फ हम वोट की राजनीति कहिए या कर्मकांड कहिए, जो भी कहिए, या शिक्षा कहिए, हम लोग पुरातन युग में लौटे हैं। मकान के अंदर के हालात ही सिर्फ खराब नहीं हैं, बल्कि बरसात में मकान के बाहर लगा ये पानी भी सच्चाई बयां कर रहा है। यहाँ हर तरफ पानी है,
लेकिन अगर सरकारी महकमे के आंखों का पानी नहीं मरा होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। सरकारी जलसा कोविड की वजह से भले न हुआ हो, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें अपने तरीके से याद किया। साल भर अपनी बदहाली का आंसू रोने वाला मुंशी प्रेमचंद का ये घर एक दिन के जलसे से खुश होने के बजाय और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो भूलना चाहता है वो एक दिन का जलसा उसे फिर साल भर के लिए याद दिला देता है। और अफसोस इस बात का है कि उसके बदहाली के इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। वाराणसी के लमही गांव से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।